स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है राजस्थान की प्रेम कथा सैनी। तीसरा प्रहर ढल चुका था। सभी औरतें अपने अपने घर के कामकाज में लग गई। किसी ने अपना चरखा अलग रखकर आटा छानना शुरू किया, तो किसी ने अपनी सिलाई समेटकर गाय भैंसें दूहने का काम शुरू किया। किसी ने चूल्हा जलाना शुरू किया, तो कोई घड़े मटके लेकर कुएं पर पानी भरने की तरफ चली गई। पनघट पर पनिहारियों के झुंड आ जा रहे थे। कोई सिर पर खड़ा रखकर पनघट की तरफ जा रही थी, तो कोई कलश लिए वापस आ रही थी। पनघट पर कोई मिट्टी के घड़े धो रही थी, तो कोई समृद्ध घरवाली अपने पीतल के कलश को मांज रही थी। कोई डोरी से डोल बांधकर कुएं से पानी खींचती, तो कोई अपनी सहेली से चुहल कर रही थी। कोई अपने घर की बातें करती, तो कोई पराए घर के किस्से सुना रही थी। कोई बेचारी घूंघट निकाले आंसू पोंछती, अपनी सास ननन के दिए हुए तानों का ब्यौरा करते हुए उन्हें गाली निकालती, तो कोई अपनी गुजरी अल्हड़ जवानी के किस्से सुनाती। दिन ढलता जा रहा था। पनघट पर भीड़ कुछ कम पड़ी। जो थोड़ी बहुत लड़कियां वहां बच गई थी, वे जल्दी जल्दी पानी भरने लगी। कहीं देर हो गई तो माँ बाप सास ननन को क्या जवाब देंगी, क्या बहाना बनाएंगी। वहीं दो सखियां जल्दी जल्दी पानी खींचने में लगी हुई थी। एक का पीतल का कलश मंजा मंजाया चमचम करता खाली कलश जमीन पर पड़ा था। वही अपनी सहेली का घड़ा भरने में मदद कर रही थी। उसके कानों में सोने की बालियां, गले में सोने का चौड़ा हार, कमर में सोने की जंजीर और पैरों में चांदी की भारी पायल बता रही थी कि वो लड़की किसी संपन्न घर की बेटी है। कलाइयों में सोने की चूड़ियां, लेकिन हाथी दांत का चूड़ा नहीं, जिससे ये स्पष्ट था कि वो लड़की कुंवारी है। मुंह की कांति से तेज चमक रहा था। लड़की की उम्र कोई 17-18 साल के आसपास। दूर से देखने वाला ये अंदाज लगा सकता था कि लड़की चारण परिवार की है। लड़की ने कुएं से पानी की डोल खींची और अपनी सहेली के घड़े में पानी डालने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। आदमी की आवाज सुनकर उसने पीछे देखा। एक आदमी पानी पीने के लिए ओक लगाए खड़ा था। उसके पास ही जंतर नामक वाद्य पड़ा था। आदमी की उम्र कोई 22-23 साल की थी। बाल बिल्कुल सूखे हुए, सांवला रंग, मुंह पर चेचक के बड़े बड़े दाग, गर्दन पर मैल जमा हुआ और पैरों में जूते तक नहीं थे। लड़की ने इस कुरूप जवान को देखकर मुंह फेर लिया। अपनी सहेली की तरफ मुंह बनाकर बोली, चलो चलो, जल्दी चलो ना, देर हो रही है। मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत दूर से आया हूं। कहते हुए नौजवान ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए। चारण की लड़की ने नाक चढ़ाते हुए कहा, बस बस वहीं खड़ा रहे, आगे मत बढ़ना, मेरा कलश छू जाएगा। कलश से छू भी जाऊंगा तो क्या हुआ, कोई नीच जाति का नहीं हूं मैं, ऊंची जाति का हूं, चारण कुल का बेटा हूं। सैनी की सखी ने उसे टल्ला मारते हुए कहा, अरे सैनी बाई, ये तो तुम्हारी ही जाति का निकला, लो बेचारे को पानी पिला दो। सैनी ने नाक चढ़ाते हुए कहा, मेरी जात का है तो क्या हुआ, मुझे तो इसकी सूरत देख के ही घृणा आती है, तू ही पिला दे इसको पानी। सैनी की बात सुनकर जवान की नजर सैनी के केसर कुमकुम जैसे रंग की कलाई पर पड़ी। फिर उसने अपने हाथों को देखा। काले खुदरे नाखून बड़े हुए। गायों भैंसों का काम करते करते उसके हाथ कड़े और खुरदरे हो गए थे। अनायास ही उसकी नजर सैनी के पैरों पर जा लगी। कोमल कंचन वर्णी और उसके खुद के पैर काले, गंदे, धूल से भरे हुए। सैनी के बोल बींझानंद को बहुत बुरे लगे और उसका मुंह फेरना तो उससे भी अधिक बुरा।
लेकिन बींझा अपनी हालत को, अपने चेहरे को जानता था। ने सांस लेकर बोला, रूप और कुल देना तो भगवान के हाथ में है। भगवान गोरा, काला, सुंदर, कुरूप जैसा गढ़ देता है, आदमी उसे बदल नहीं सकता। आदमी के हाथ में तो गुण सीखना और अच्छे कर्म करना है। ये दो बातें देखकर किसी पर घृणा करो तो कुछ बात हुई, भगवान की दी हुई सूरत से क्या घृणा करना। भगवान ने कृपा की, उसने आपको सुंदर बनाया। उसकी मर्जी थी, उसने मुझे कुरूप बनाया। खैर छोड़िए, प्यासा हूं, पानी पिला दो। ये कहकर बींझा ने पानी पीने के लिए होठों के नीचे अपनी हथेली की ओक लगाई। गंदे पीले दांतों को देखकर सैनी ने कहा, क्यों नहीं, जैसे तेरे दांत चमक रहे हैं, शायद वैसे ही तेरे गुण भी चमकते होंगे। सैनी की सहेली ने सैनी का कलश ले बींझा को पानी पिलाने के लिए उठाया तो सैनी बोली, देख, मेरे कलश से मत पिलाना, अलग से लोटा भरकर लाती हूं, उससे पिला देना। सैनी अपना कलश अलग रख पानी का लोटा भरने कुएं की तरफ गई। इतने में कौवा आकर सैनी के कलश पर बैठ गया और इससे पहले कि वो उसे उड़ा पाए, कौवे ने पानी में चोंच डाल ही दी। बींझा से रहा नहीं गया। वो बोला, कौवा भी आदमी से बेहतर है। काला कौवा भले ही कलश से पानी पी ले, लेकिन उस कलश को सांवले रंग का आदमी छू भी नहीं सकता। केवल रंग ही काला नहीं है, कभी शीशे में अपनी शक्ल भी देखी है। सैनी पानी का लोटा छोड़ कलश सिर पर उठा अपनी सहेली के साथ पनघट से रवाना हो गई। रास्ते में सैनी की सहेली ने मजाक की, सैनी, भगवान करे तुझे उसके जैसा सुंदर वर मिले। सैनी ने कहा, ऐसा आदमी तो मैं अपनी गाय भैंसों का गोबर उठाने के लिए भी ना रखूं। बींझा ने पानी पिया, लोटा वहीं पर छोड़कर अपनी गाय भैंसों को संभालने लगा। वो अपने गांव बेणप से गाय भैंसे चराता, अपनी भी और गांव के दूसरे आदमियों की भी। गाय भैंसे चराने के लिए उसे कोई पैसे दे देता, कोई अनाज दे देता और कोई कुछ भी नहीं देता तो भी कोई बात नहीं। आखिर उसकी जरूरतें ही क्या थी? अकेला आदमी, न कोई आगे न कोई पीछे। सुबह शाम की रोटी और नमक मिर्च की चटनी उसके लिए तो यही पर्याप्त था। बींझा अपनी जिंदगी से बड़ा खुश था, बड़ा संतुष्ट था। वो गाय भैंसों को लेकर सुबह निकल जाता, अच्छी चराई की जगह उन्हें छोड़ देता। पशु दिन भर चरते रहते और बींझा किसी पेड़ के नीचे बैठकर जंतर में खो जाता, अपनी सुध बुध खो बैठता। वो जब जंतर बजाने लगता तो उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो कौन है, कहाँ है, कितना समय गुजर चुका है, कब दोपहर ढली और कब शाम हुई। उसके गाने के आलाप और राग सुनकर, जंतर की धुन सुनकर आसपास के हिरण उसके पास इकट्ठे हो जाते। मंत्र मुग्ध से वे वहीं खड़े रहते, अपनी बांबियों से सांप निकल आते और जैसे उसकी उंगलियां यंत्र के तारों पर आगे पीछे होती, उन्हीं के साथ साथ वे भी अपने फन को हिलाने लगते। बींझा अपने संगीत में इतना खो जाता कि उसे पता ही नहीं रहता कि पशु पक्षी उसके पास खड़े हैं और उसकी स्वर लहरियों से पशु पक्षी भी मस्त और सुधबुध खो बैठते। शाम पड़े जब गायें भैंसें अपने घर के लिए रंभाती तो बींझा की मस्ती टूटती। वो अपने जंतर को कंधे पर रखता और गायों भैंसों को हाँकता हुआ अपने गांव ले जाता। गायें भैंसें भी बींझा को इतना प्यार करती थी जितना बींझा उनको। कोई उससे अपनी गर्दन खुजलाने के लिए सिर आगे करती तो कोई उसे हल्का सा धक्का देकर अपने पुट्ठे पर हाथ फिराती। बींझा ने हर पशु को अलग अलग नाम दे रखा था। वो पशुओं को उनके अलग अलग नामों से पुकारता, उनसे प्यार से बातें करता और उन्हें गांव ले जाता। पशुओं के गले में बंधी घंटियां गौधूली की बेला में धीरे धीरे ऐसे बजती तो बींझा को लगता मानो मंदिर में भगवान की आरती हो रही हो। इस बार बींझा के गांव में भयंकर अकाल पड़ा।
बींझा अपने पशुओं को लेकर अच्छी चारागाह ढूंढने निकला। चलते चलते वो गिरनार पर्वत के नीचे बसे गौरियावली गांव में जा पहुंचा। रास्ते के पास पनघट नजर आया तो वो वहां पर पानी पीने चला गया। पानी मांगते समय सैनी ने उसे देखा, उसकी सूरत से घृणा की, चेहरा शीशे में देखने को कहा। इसकी कसक बींझा के दिल में रह गई। वो सोचने लगा, दुनिया में असली चीज क्या है, रूप, धन या गुण? सैनी के पास रूप है, धन है, मेरे पास तो न रूप है न धन है। रूप तो मेरे पास आता भी कहां से? 4 महीने की मां छोड़कर मर गई। धरती ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। कौन नहलाता, कौन धुलाता, कौन खाना खिलाता, कौन मुझे संभालता? जंगल के वृक्ष की तरह धरती पर पैदा हुआ, उसी की तरह बड़ा हुआ। और धन, धन तो शायद मैं कमा लेता, लेकिन मुझे कभी धन की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मेरा धन तो गाय भैंसे हैं, उनकी सेवा ही मेरी पूजा है। और गुण, गुण शायद मेरे पास है, गाने का, जंतर बजाने का, और जो सुख मुझे इस गुण से मिलता है, न वो मुझे रूप में मिलता है न धन में। जो आनंद जंतर बजाने में है, क्या वो आनंद चांदी के रुपयों में है? मेरा रंग काला है, शक्ल भद्दी है, क्या इसी से सैनी मेरे से घृणा करने लगी? सैनी ने मेरा गुण नहीं देखा है, उसने मेरा बाहरी काला कलूटा रंग देखा है। उसने मेरा उज्जवल अंतस नहीं देखा, लेकिन उसकी भी क्या गलती है? उसने मेरा गाना नहीं सुना, मेरा बजाया हुआ जंतर नहीं सुना। हो सकता है शायद वो मेरा गुण देख ले, मेरा गुण सुन ले, तो फिर वो मुझसे घृणा ना करे। बींझा ने एक बार अपना गुण सैनी को दिखाने सुनाने की ठान ली। उस दिन गांव में अपनी गायें भैंसे लेकर रुक गया। वेदाचारण का भरपूर घर, 300 भैंसे। सुबह शाम भैंसों का दूध निकाले तो मानो बारिश की झड़ी लग गई हो। दूध बिलौने लगे तो मानो बादल गरज रहे हों। दूध और दही की नदियां बहती और धन माल से वेदा का घर पटा हुआ था। गांव का मुखिया, उसके घर में 5 आदमी आते और 10 जाते। सैनी वेदा की एकमात्र संतान थी। उसकी शादी के कई प्रस्ताव आए, लेकिन वेदा को कोई भी संबंध पसंद नहीं आता। वो कोई न कोई नुक्स निकाल देता। एक दिन सैनी सुबह जल्दी अपनी सहेली बैणी के साथ पनघट पर पानी भरने गई। इधर से बींझा भी पनघट की तरफ से हाथ में जंतर लिए, फटी झोली में बाजरी के कुछ दाने लिए वहां से निकला। उसने कहा, सैनी रुक जा, मेरी एक बात तो सुनती जा। सैनी रुकी नहीं, उसने मुंह फेर लिया। बींझा फिर बोला, अरे मुझसे घृणा कर, मेरा मुंह भी मत देख। इसके लिए मैं तुझे मना नहीं करता, लेकिन मेरी एक बात तो सुन ले। क्या कहना है तुझे? अरे बस इतना ही कि तू इस बड़ के पेड़ के नीचे बैठ जा और कुछ देर के लिए मेरा गाना सुन ले। ज्यादा देर नहीं, पाव आध घड़ी ही सही। आंखें बंद कर लेना, मेरी भद्दी शक्ल भी मत देखना, केवल मेरे गुण को देखना। शायद तुझे एहसास हो कि मेरा अंतस इतना काला नहीं है जितना मेरा ऊपर का रंग। सैनी बिना जवाब दिए आगे बढ़ गई। बींझा ने उसका रास्ता रोकना चाहा तो सैनी को गुस्सा आ गया। बाजरे के दाने मांगता फिरता है और मजाल ये कि मेरा रास्ता रोके। सैनी ने उसे धक्का दिया। बाजरी के दाने रास्ते में बिखर गए। चिड़िया बिखरे बाजरी के दाने चुगने लगी। हल्की हल्की धीमी धीमी पवन बह रही थी। आकाश में पंछी उड़ रहे थे। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। सैनी सिर पर खाली कलश लिए पनघट की ओर चली। उसके कानों में स्वर लहरी की मीठी मीठी हल्की आवाज पड़ने लगी। कोई ग्वाला जंतर बजा रहा था। सुर और ऊंचे उठे। सैनी के पैर थिरकने लगे।
सुर आकाश में तैरने लगे, हवा में पसरने लगे। सैनी उन्हें सुन सुनकर झूमने लगी। जिस दिशा में स्वर लहरी आ रही थी, उसी दिशा में सैनी के पैर अनायास ही बढ़ने लगे। ज्यों ज्यों पैर आगे बढ़ने लगे, सैनी को उतना ही नशा चढ़ने लगा। स्वर लहरी आकाश पाताल को एक कर रही थी। सैनी को लगा जैसे आकाश से अमृत की झड़ी लग रही हो। एक पत्थर पर बैठकर एक ग्वाला जंतर बजा रहा था। केवल उसकी उंगलियां ही यंत्र पर थिरक रही थी, बाकी सारी सृष्टि स्थिर थी। पत्तों का हिलना बंद हो गया, पवन का चलना बंद हो गया। हिरणों के झुंड पत्थर की तरह स्थिर खड़े थे। सर्पों के फन वहीं के वहीं फैले हुए। नाचते हुए मोरों के पैर रुक गए। कोयल के कंठ में उनकी कुहुक फंसी हुई रह गई। ग्वाले की आंखें बंद, मुख पर मस्ती और संतोष का आलम। सैनी भी चित्रवत सी वहीं खड़ी रह गई। जंतर के तार बजते रुके, ग्वाले की थिरकती उंगलियां रुकी। जीव जंतुओं को वापस चेतना आई। सैनी को होश आया तो देखा वही काला कलूटा जवान बींझानंद। बींझा अपना यंत्र उठाकर वहां से चल दिया। सैनी खाली कलश लिए घर आई। उसके मन में एक विचार आया, क्या वास्तव में वो ग्वाला काला कलूटा बींझा ही था, या उसने कोई सपना देखा है? कुछ दिन बाद वेदा ने सैनी से कहा, बेटा, आज तो कला की करामात देखना। है तो एक काला कलूटा बदसूरत सा लड़का, लेकिन भगवान ने उसे क्या सुर दिया है, क्या कंठ दिया है। आज रात को अपने यहां उसे गाने को बुलाया है, तू जरूर सुनना उसको। एक घड़ी रात बीत गई। वेदा के घर गांव के सारे प्रमुख आदमी एकत्रित हो गए। तारों छाई रात, मिट्टी के बड़े बड़े दिए तेल से भरे हुए और उनमें रुई की मोटी बत्तियां जगमग जगमग जल रही थी। बींझा ने हाथ में जंतर लिया। जंतर से सुर बोलने लगे। स्वर घर की छत के ऊपर उड़ते, वायुमंडल को चीरते आकाश में जा लगे। बींझा के आलाप के साथ सारी सृष्टि स्थिर हो गई। चंद्रमा का चलते चलते रथ रुक गया। तारों ने टिमटिमाना बंद कर दिया। पेड़ों में झिंगुरों ने शोर करना बंद कर दिया। हुक्का पीने वालों की नली मुंह में लगी रह गई। गायों भैंसों का चारा उनके मुंह में रह गया और सैनी तो अपनी सुध-बुध ही भूल गई। बींझा ने अपना गाना बंद किया, जंतर को नीचे रखा। सुनने वालों का सपना जैसे टूट गया। कुछ देर बाद वेदा बोला, शाबाश, जीते रहो, सरस्वती का तेरे सिर पर हाथ है। तो किसी ने कहा, इसी को सिद्धि कहते हैं। तो कोई बोला, वाह वाह, क्या गुण दिया है भगवान ने इसे। काले कलूटे बींझा को अब सब गुणी कहने लगे। सैनी को अब बींझा में रूप ही रूप नजर आने लगा। अब वो उसके हृदय का रूप देखती, गुण का रूप देखती, शक्ल सूरत का नहीं। उसके मन में संकल्प विकल्प उठे। बींझा का मैंने एक बार नहीं कई बार अपमान किया। मैंने उसका नहीं, उसके गुण का अनादर किया। एक दिन बींझा को रोककर सैनी ने कहा, मुझे मेरे किए पर पश्चाताप है, मुझे माफ कर दो। और उसकी शर्म से झुकी हुई आंखों में से आंसू की 2 बूंदें उसके गाल पर टपक पड़ी। बींझा कुछ नहीं बोला। उसने सैनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आनंद और संतोष का समुद्र लहरा रहा था। सैनी को बींझा की अंतरात्मा की ज्योति उसकी आंखों में नजर आई। वो बोली, बींझा, तेरी आत्मा के रूप के दर्शन मुझे तेरी आंखों में हो रहे हैं। कितनी निर्मल, कितनी पवित्र है तेरी आत्मा। बींझा ने उत्तर दिया, सैनी, तेरे रूप में मुझे ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। तूने मेरे से बात की, मेरे सामने अपना हृदय खोला, मेरे से क्षमा मांगी। मैं सोचता हूं कि मेरी स्वर साधना सफल हो गई। वेदा बींझा को अपने घर बुलाता रहता, उसका गाना सुनता,
उसका जंतर वादन सुनता। गांव के भले जाने माने पटेल, चारण, सेठ, साहूकार सभी बींझा के स्वर लहरी का अमृतपान करते, रसास्वादन करते और उसके गुणों की प्रशंसा करते। कोई कहता, उसके गायन के आगे तो तीनों लोग फीके नजर आते हैं। कोई कहता, काश मैं अपना कलेजा निकालकर बींझा पर न्यौछावर कर देता। नगर सेठ कहता, लक्ष्मी सरस्वती पर न्यौछावर की जा सकती है, लेकिन सरस्वती लक्ष्मी पर नहीं। एक दिन वेदा ने बींझा से कहा, बींझा, तू परदेसी है, थोड़े दिन में यहां से चला जाएगा, केवल तेरे गुण की याद बाकी रह जाएगी। यहां आकर तूने मेरे घर का सम्मान बढ़ाया है, गांव के 25 लोगों में मेरी इज्जत बढ़ाई है। तेरे गुणों का मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। बता, क्या चाहिए तुझे? जो चाहे सो मांग ले। बींझा बोला, मैं क्या मांगू? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। वेदा बोला, देख मेरा मन रख ले, जो चाहे सो मांग। वेदा जी, जो मैं मांगूंगा वो आप दे नहीं पाओगे। मैं नहीं दे पाऊंगा? क्या वेदा तेरी मांग पूरी नहीं कर सकेगा? ये खेत, ये घर, ये कुआं, ये गाय, भैंसें, सोना चांदी, जितना मांगना हो मांग ले। अगर मैं मना कर दूं तो मुझे चारण का बेटा मत समझना। आसपास खड़े गांव के आदमियों ने बींझा से कहा, बींझा, सरस्वती का तो कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन केवल गुणों से पेट भी नहीं भरता। वेदा जी, चारण तुझे कोई चीज मांगने को कह रहे हैं तो मांग क्यों नहीं लेता? बींझा फिर बोला, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो मेरा जंतर, मेरा सुर, मेरी गाय भैंसें और सुबह शाम की 2 रोटी ही काफी है। लेकिन जो चीज मैं वेदा जी से मांगूंगा वो दे नहीं पाएंगे। वेदा बोला, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहा है? मांग कर देख, देता हूं या नहीं। वेदा जी, अगर देनी ही है तो मुझे आपकी बेटी सैणी चाहिए। नीची आंखें किए हुए बींझा बोला। वेदा के तो मानो बिच्छू के डंक मारा हो, उसके सारे शरीर में आग लग गई। क्या कहा? मुंह संभाल कर बात कर। सैणी तेरे जैसे भिखारी के काबिल है क्या? घर में खाने के लिए दाने नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पैरों में जूती नहीं, सिर पर छप्पर नहीं, और सपने देखता है मेरी सैणी के। आपने इतना जोर देकर कहा, तभी मैंने सैणी के बारे में बात की। आपकी मर्जी है। आपने कहा तो मैंने मांग लिया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप वचन नहीं निभा पाएंगे। ये कहकर बींझा अपना जंतर उठा वेदा के घर से चला गया। सारे गांव में वेदा, बींझा और सैणी की चर्चा। एक वृद्ध बोला, वेदा ने अच्छा नहीं किया, वचन देकर उसने मना कर दिया। दूसरे ने कहा, अरे वेदा से राजा कर्ण बनने को किसने कहा था? अगर नहीं वचन निभा सकता था तो इतना बड़ा मुंह खोला ही क्यों उसने? तीसरा बोला, बींझा ने आखिर ऐसी क्या गलत चीज मांग ली? अपनी जाति की ही तो लड़की का हाथ मांगा है। वेदा ने लोगों को समझाया, देखिए, देने की चीज होती तो मैं दे देता। सैणी मेरी हंस जैसी बेटी, मैं कैसे इस कौवे के हवाले सौंप दूं? एक रास्ते चलते भूखे नंगे और गाय भैंस चराने वाले की पत्नी वेदा चारण की बेटी? असंभव। वेदा का अहम गांव के लोगों को बुरा लगा। वे कहने लगे, वेदा की बेटी बींझा की पत्नी क्यों नहीं बन सकती? वो कौन सा जाति में वेदा से कम है? क्या उसका खून वेदा के परिवार से पतला है? वेदा के पास 4 पैसे क्या हो गए, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। लक्ष्मी तो घटती बढ़ती छाया है, आज यहां तो कल वहां। और वैसे भी चारण जाति का धन ही सरस्वती है, सोना चांदी नहीं। और सरस्वती की बींझा के पास कोई कमी नहीं।
सरस्वती के तो चारों हाथ उसके सिर पर हैं। वेदा की सारे गांव में थू थू हो गई। छोटा सा गांव, सबका एक दूसरे से मिलना जुलना। आखिर वेदा ने अपनी बिरादरी के लोगों को बुलाकर कहा, आप सबकी यदि मर्जी है तो मैं सैनी का हाथ बींझा के हाथ में देने को राजी हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। गांव के 2 आदमी जाकर बींझा को वेदा के घर बुला लाए। वेदा बोला, देख बींझा, मैं अपना वचन निभाने को तैयार हूं, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। जिस दिन तू सैनी से विवाह करने आए उस दिन तेरे साथ 100 नवचंदी भैंसें हों। बोल, है हिम्मत? 100 भैंसें? ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। 100 भैंसें नहीं, 100 नवचंदी भैंसें। ऐसी भैंसें जिनके शरीर पर 9 सफेद निशान हो, जिनके चारों खुर सफेद हों, सिर पर सफेद टीका हो, जिसकी पूंछ के बाल सफेद हों, जिसकी नाक सफेद हो और जिसकी दोनों आंखों में सफेद गोले हों। इन भैंसों को लाने के लिए मैं तुझे 12 महीने की अवधि देता हूं। अगर एक दिन भी ज्यादा निकला तो मेरे वचन मेरे पास। बोल, मंजूर है? मंजूर। बींझा को तो अपने जंतर पर पूरा भरोसा था। सोचा, जहां जाऊंगा वहां जंतर पर मुग्ध लोगों से भैंस मांग लूंगा, तो बस नवचंदी भैंस इकट्ठा करने में अधिक परेशानी नहीं होगी। बींझा अपना जंतर बजाता गांव गांव घूमने लगा। 20-25 गांव घूमा। उसके यंत्र की शक्ति से मुग्ध गांव के राजा, पटेल और किसान कहते, चाहे जो भैंस ले लो, लेकिन उन भैंसों में से नवचंदी भैंस एक भी नहीं। बींझा सोचता, ये काम जितना सोचा था उतना आसान नहीं है। गांव में, रास्ते में, बाजारों में उसका सबसे एक ही प्रश्न होता, क्यों भाई, तुम्हारे जानने में किसी के पास नवचंदी भैंस है क्या? अगर उसे कोई पता बता देता तो बींझा भागता हुआ वहां पहुंचता, जंतर बजाता, भैंस के मालिक को खुश करता, विगत सुनाता और भैंस मांग लेता। महीने बीतने लगे। बींझा को न खाने की सुध, न पीने की, न सोने की। उसको तो एक ही रट, नवचंदी भैंस, नवचंदी भैंस। भैंसों की तलाश में उसका शरीर आधा रह गया, पैरों में छाले पड़ गए। लोग उसका जंतर सुनते, मुग्ध होते, कहते, बोल क्या चाहिए? और जब वो नवचंदी भैंस मांगता तो देने वालों के हौसले पस्त हो जाते। नवचंदी भैंस हो तो वो दें। भाग दौड़, सर्दी गर्मी, बारिश, हवा, 6 महीने गुजर गए। बींझा तो केवल 20-25 नवचंदी भैंसें ही इकट्ठी कर पाया। उधर सैनी बैठी बैठी बींझा की राह देखती। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। आंखों में आंसू सूखते ही नहीं, मन में पछताती रहती। मैंने उसे जाने ही क्यों दिया? मैंने अपने पिता को साफ साफ क्यों नहीं कह दिया? लेकिन मैं कैसे कहती? माँ, भाई, बहन, भाभी कोई भी होती तो अपने पिता को कहला देती। मैं अपने पिता को बींझा के बारे में कैसे कहती? सैनी पनघट पर जाती, पुरानी यादें नहीं करती। यहां आकर वो खड़ा हुआ था, यहां पानी पिलाने के लिए कहा था, यहां मैंने उसका मुंह चिढ़ाया था, इस लोटे से पानी भरकर दिया था। पनघट पर बैठी बैठी वो सपने देखती। तब उसकी सहेली बैणी कहती, कहां खो गई? चल घर चलते हैं। तब सैनी जवाब देती, तू जा, मुझे यहां अकेले रहना अच्छा लगता है। सैनी को रात दिन गुमसुम देख बैणी कहती, तुझे क्या हो गया हैरी? सैनी का हृदय उमड़ आया। वो रोने लगी। बींझा मुझे डसकर चला गया, घूमकर मेरी हालत भी नहीं पूछी। बैणी ने पूछा, ये तू क्या कह रही है सैनी? उसी बींझा के लिए जिसकी सूरत से तू नफरत करती थी? वो बींझा और ये बींझा अलग है।
मैंने उसकी सूरत से घृणा की थी, पर अब उसके अंतस से प्रेम करती हूं। सच्चा प्रेम सूरत से नहीं, आत्मा से होता है, और बींझा की आत्मा पवित्र निर्मल है। बींझा आ जाए तो मैं उसके पैर पखार कर उस पानी को चरणामृत समझकर पी लूं। मैं बींझा को पाने के लिए कठिन से कठिन काम करने को तैयार हूं। बेणी, तू जानती है मैं अपने बाप की लाडली बेटी हूं। यूं तो पानी के छोटे से नाले में पैर रखती हुई घबराती हूं, लेकिन अगर बींझा मुझे इस तालाब के दूसरी ओर खड़ा नजर आ जाए तो मैं अभी इस पानी में कूदकर तालाब को तैरकर दूसरे पार जा उसके पैरों में अपना सिर रख दूं। बैणी बोली, सैनी, तुझे याद है इसी जगह पर तूने बींझा को धक्का दिया था। उसकी झोली से बाजरी के दाने बिखर पड़े थे। मुझे याद है, और मैं उसी गलती की सजा भोग रही हूं। उस समय मैंने बींझा को पहचाना नहीं, और अब जब मैं उसे पहचानने लगी हूं तो वो मेरे पास नहीं। इससे बड़ी विडंबना और दुख क्या हो सकता है। ज्यों-ज्यों अवधि खत्म होने के दिन पास आते, वेदा उतना ही खुश हो जाता, लेकिन उसके दिल में फिर भी खटका था। अभी तो काफी दिन हैं, क्या मालूम आखिरी दिन भी बींझा यहां आ खड़ा हो। उसके कंठ और हाथों में अद्भुत गुण हैं। भैंसे तो क्या, देवता को भी लाकर खड़ा कर सकता है, लेकिन 100 नवचंदी भैंसें, इतनी भैंसें तो 100-200 कोस के इलाके में भी नहीं। वो लाएगा कहां से। नई भैंसें तो पैदा करने से रहा। बेचारा नादान लड़का था। मेरी शर्त मंजूर कर ली। मैं तो जानता था वो ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो मैंने ये शर्त रखी। वेदा तो ये सोचता, और उधर सैनी जंगल में, रास्ते में, गांव के बाहर जहां भी धूल उड़ती दिखती, उसकी छाती धक धक करने लगती। सोचती, बींझा की भैंसें धूल उड़ाती हुई आ रही है। फिर किसी की आवाज सुनती तो सोचती, बींझा आ गया, लोग उसे बधाई दे रहे हैं। रात को अचानक सोती सोती कहने लगती, बैणी, देख तो, ये पैरों की आवाज किसकी सुनाई दे रही है। कहीं बींझा तो नहीं है। देख, ये आवाजें किसकी आ रही है। कहीं नवचंदी भैंसों के खुर तो नहीं है। उधर बींझा न दिन गिनता न रात, न गर्मी न सर्दी, न भूख की सुध न प्यास की। जिस सर्दी में सांप भी अपने बिल से नहीं निकलते, वैसे समय में वो पूरी पूरी रात नवचंदी भैंसे ढूंढते फिरता। जिस गर्मी में प्यास से मरते हिरण गांव में कुएं के पास आकर बैठ जाते, लुएं शरीर का खून सुखा देती, वैसे मौसम में वो भरी दोपहरी में एक गांव से दूसरे गांव भागता फिरता। वर्षा ऋतु में उफनती नदियों को तैरता अपनी भैंसों को ढूंढता फिरता। जैसे जैसे अवधि का समय पास आता, वैसे वैसे बींझा के पैरों में पर लगने लगे। आबू के पहाड़ छान मारे, जालोर के राजपूतों का एक एक घर छान मारा, सांचौर का पट्टा देख लिया, ईडर का परगना घूम लिया, लेकिन 100 भैंसें फिर भी पूरी नहीं हुई। 12 महीने पूरे हो गए, फिर से सावन का महीना आया। बादल आकर धरती की छाती पर छाए। इंद्र देवता ने पहली झड़ी लगाकर पृथ्वी की तपती छाती ठंडी की। मोर मेघ को देखकर नाचने लगे, बेलें वृक्षों से जा लिपटी, सारस के जोड़े इकट्ठे होने लगे, सूखी धरती हरी होने लगी। लेकिन बींझा के वियोग में सैणी सूखने लगी। वो बैणी से पूछती, बैणी, बींझा नहीं मिला तो ये मानव जीवन बेकार हो जाएगा। अपनी कुमकुम वर्णी कलाइयों को देखती, निसास भरती और कहती, इन कुमकुम वर्णी कलाइयों का क्या फायदा अगर ये बींझा के गले का हार न बन सकी। अवधि का दिन आया। वेदा को अभी शांति नहीं, हो सकता है बींझा इसी पल आ जाए, और सैनी को ये आशा कि अभी तो समय है, काश बींझा अभी पहुंच जाए। खैर,
जैसे सूर्य उदय हुआ वैसे अस्त भी हुआ। वेदा की खुशी का ठिकाना नहीं। अब लोक लाज की कोई बात नहीं। बींझा ने शर्त पूरी नहीं की। अगर वो आ जाता तो गजब हो जाता। भगवान ने मेरी लाज रख ली। अब मेरी चांद सी बेटी मेरे पास रहेगी। दूसरे दिन सुबह सैनी वेदा के पास गई। कुछ कहने लगी। इतने में वेदा बोल पड़ा, बेटी, अपना कष्ट दूर हो गया। उस काले कलूटे से 100 नवचंदी भैंसें नहीं लाई गई। मैं तो पहले से ही जानता था। अब फिक्र की कोई बात नहीं। सैनी हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, मेरे लिए बैलों की गाड़ी तैयार करवा दो। मैं जा रही हूं। कहां जाना है बेटा? हिमालय पर गलने के लिए। क्या? वेदा को अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। हां, हां पिताजी, लेकिन क्यों? अवधि पूरी हो गई। वो भैंसे लेकर नहीं आए। मुझे अब जिंदा रहकर क्या करना है? तू ये क्या कह रही है बेटी? तू उसके साथ शादी करती? अरे वो तो तेरे पैरों की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकता। तेरे लिए तो एक से एक बढ़कर खूबसूरत, गुणी, धनी और जवान हाथ जोड़कर खड़े हैं। मैंने तो उसे मन से पति मान लिया पिताजी। उसके वरमाला डाल दी। मेरा निश्चय अडिग है। मेरे जाने की तैयारी कीजिए। बेटी, तू ये क्या कह रही है? तेरे लिए एक से बढ़कर एक वर हाथ जोड़े खड़े हैं। अच्छा हुआ कि वो नहीं आया। वो मेरा जमाता बने, ये मुझे स्वीकार ही कहां था। पिताजी, वो स्वाभिमानी पुरुष है। अवधि निकल चुकी है। उससे तो अब अगले जन्म में ही भेंट हो पाएगी। सैनी को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। सेज गाड़ी में बैठ हिमालय की ओर चल दी। रास्ते में पूछती जाती, क्या आपने किसी सांवले जवान को नवचंदी भैंसों के बारे में पूछते सुना? जवाब मिलता, हाँ हाँ, जंतर बजाता एक जवान यहां से नवचंदी भैंसों के बारे में पूछता तो जरूर था। अगर एक भी भैंस होती तो उसे जरूर दे देते। अगले गांव से अगले गांव, गांवों का ये तो अंत ही नहीं। बिंझा को ढूंढते ढूंढते सैनी थक गई। पहाड़ आए। सेज गाड़ी छोड़ साथ वालों को विदा किया। सैनी हिमाचल की ओर चली। हिमाचल में हिम का आगार, बर्फ का भंडार। जिधर नजर जाती उधर बर्फ से धरती सफेद हो रही थी। सैनी ने सोचा, बिंझा की गोद में सोने का अवसर तो नहीं मिला। अब तो इसी हिम के गोद में सोकर शांत होना है। सैनी ने बिंझा के जैसा बर्फ का पुतला बनाया। उसके चारों ओर 7 चक्कर लगाए। फिर उस पुतले को ही स्वामी मान उसे अपनी गोद में ले बर्फ के नर्म ढेर में प्रवेश कर गई। बर्फ से पैर ठंडे होने लगे। पैरों से चेतना जाने लगी। कमर कमर तक बर्फ जमने लगी। बिंझा का पुतला लिए सैनी राम राम जपती रही। उसे आभास हुआ जैसे उसे कोई पुकार रहा है, सैनी, सैनी। सैनी ने सोचा उसे भ्रम हुआ है। आंखें मूंधे बिंझा का नाम जपती रही। उसे फिर से आवाज सुनाई दी, सैनी, सैनी। सैनी ने आंखें खोली। देखा, दूर बिंझा खड़ा है। सैनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। सोचा, अरे भोले मन, बिंझा यहां कहां? उम्मीद का प्यासा मन शायद भटक रहा है। लेकिन सैनी को फिर आवाज सुनाई दी। उसने आवाज सुनी और अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, इधर आ जा, मेरी आवाज के पीछे पीछे आ जा।
आवाज के पीछे पीछे बिंझा उसके पास पहुंचा। बोला, सैनी उठ, मैं तुझे लेने आया हूं। पूरी 100 नवचंदी भैंसे तेरे पिता को गिनाकर उनको संभलाकर मैं तुझे लेने आया हूं। बिंझा, तू आ गया, लेकिन देर कर दी। चलो, आखिरी समय तेरे दर्शन तो हो गए, आंखों की प्यास मिट गई, दिल तो हल्का हुआ। अरे सैनी उठ। बिंझा, अब मैं नहीं उठ सकती, मैं तो कमर तक बिल्कुल गल चुकी हूं। अरे तो क्या हुआ, पैर गले हैं तो पड़े रहेंगे। मैं तुझे अपने कंधों पर बिठाकर ले जाऊंगा, सारी उम्र तुझे अपने कंधों पर बिठाए रखूंगा। बिंझा, मेरे प्रियतम बिंझा, वो समय निकल गया, अब मैं तेरे किसी काम की नहीं रही। तू वापस चला जा, अपने लिए तुझे मैं उम्र भर दुख नहीं देना चाहती। बिंझा सिर पटकने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। तब सैनी बोली, बिंझा, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दे, बस आखिरी बार अपना जंतर सुना दे, मरते समय मुझे इसका अमृत पान करा दे। बिंझा ने यंत्र बजाना शुरू किया। यंत्र के तारों से झनकार निकलने लगी। हिमालय गूंज उठा, सृष्टि का चलना रुक गया। बिंझा यंत्र बजाता ही गया। सैनी की आंखें बिंझा के मुख पर और कान यंत्र की आवाज पर। धीरे धीरे सैनी की आंखें पथराने लगी, उसकी कुमकुम वर्णी देह सफेद पड़ने लगी। धीरे धीरे सैनी का सिर कंधों पर लटक कर स्थिर रह गया। बिंझा ने एक झटके से अपने यंत्र के सारे तार तोड़ दिए और सैनी के पास खुद भी हिम में जाकर बैठ गया। शांत आवाज में कहने लगा, सैनी की हड्डियों के साथ ही बिंझा की हड्डियां रहेगी। देह एक नहीं हो पाई तो क्या, हड्डियां तो अलग नहीं रहेंगी, हड्डियां तो अलग नहीं रहेंगी। बस यही थी अटूट प्रेम की कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।